तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग फिर से 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे काफ़ी जिसको हम बोल सकते हैं व्याख्या के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, जो भी बच्चे को जीरो से जो भी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है ईपी पीसीएस का, और जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, राइट। साथ ही साथ एनसीईआरटी और करंट अफेयर भी इसमें आपको सम्मिलित मिलेगा। इसके लिए एडवांस कोर्स शुरू हुआ है, फ़ी आप देख सकते हो 2021 बैच के लिए, जिसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। अब हम लोग चलिए चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। सेकेंड एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन में राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण निम्नानुसार जारी किया गया है। तो आप थोड़ा गेस करो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। तो ये ध्यान देना है, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग भी हो सकता है, बढ़ावा देने के लिए विभाग मैंने यहाँ पे दिया है, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, किसके बारे में, बी के बारे में जानेंगे, राइट। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करते हुए इसकी भूमिका का जो है विस्तार किया है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझनी है वो ये है कि केंद्र सरकार ने और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलते हुए इसमें जो है परिवर्तन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना में पुनर्निर्माण निकाय के प्रभार की 4 नई श्रेणियों को शामिल किया गया, जिसमें शामिल है आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कल्याण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा से संबंधित मामले और स्टार्टअप से संबंधित मामले इसमें शामिल हैं। तो औद्योगिक नीति के जो संवर्धन जो विभाग हैं, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्थापना 1955 में हुई थी और औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके पहले अक्टूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग यानी और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम के लिए अलग अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं बता दूं, नीति आयोग को लेकर हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को लेकर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों की मौद्रिकरण में तेजी लाने के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत नीति आयोग द्वारा सीपीएसई के गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। सूची पर परामर्शदाता समूह के साथ चर्चा के बाद परिसंपत्तियों को अलग अलग कर बेचा जा सकता है। इस समूह में प्रशासनिक मंत्रालयों, आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के अधिकारी शामिल हैं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके बाद सीपीएसई और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मौद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि नीति आयोग पहले से ही लगभग 35 सीपीएसई की पहचान कर चुका है, जो खुले बाजार में एक मुश्त जो है बिक्री के लिए जा सकते हैं। और यह केंद्र सरकार की सीपीएसई की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों, मुख्य रूप से भूमि और भवन के मौद्रीकरण के लिए प्रक्रिया और तंत्र अपनाने की समग्र योजनाओं का एक हिस्सा है। तो गैर प्राथमिक परिसंपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जो या तो आवश्यक नहीं है या कंपनी का व्यवसायिक कार्य उपयोग नहीं की जाती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के तहत अचल संपत्तियों का मौद्रीकरण के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने की मंजूरी दी है। तो साथ ही सीपीएसई के परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण की योजना वित्त मंत्रालय की कर रही है, जिसके तहत नीति आयोग इन कंपनियों और प्रत्येक गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार करेगा। तो क्या है डीपेम? तो विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। तो 14 अप्रैल 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश से संबंधित मामले आते हैं। बिक्री या निजी प्लेसमेंट या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में केंद्रीय उपक्रमों में जो है केंद्र सरकार की इक्विटी के बिक्री से संबंधित सभी मामले इसमें आते हैं। स्टार्टअप काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें इसके बारे में जानना भी है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ के बारे में अगर काफ़ी डिस्कशन करें तो इससे संबंधित हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSE
नामक एक परिषद की अधिसूचित किया है। इस परिषद की स्थापना सतत आर्थिक विकास की अवधारणा के अंतर्गत की गई है ताकि भारत को व्यापार सुगमता सूचकांक, एज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सूचकांकों में जो है बेहतर स्थिति का प्रदान की जा सके। राइट। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी और इस परिषद में गैर आधिकारिक सदस्य भी होंगे जो सरकार द्वारा सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों, भारत में कंपनी बनाने और उसके विकसित करने वाले अनुभवी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों, इनक्यूबेटरों एवं उत्प्रेरकों के हित का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों और स्टार्टअप्स के हितधारकों के संघों और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि जैसे विभिन्न वर्गों से नामांकित किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ कि ये जो हमारा स्रोत है, आप इसको PIB पे भी जाकर इसके बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन है। तो अगली जो हमारी क्वेश्चन वो क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 हैज बीन रिसेंटली रिलीज एंड लॉन्च्ड बाय, राइट। तो स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया, 2.0 की बात की जा रही है, राइट। तो ये थोड़ा सा आप इसका आंसर दो, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा क्या, बी होगा, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसमें आंसर जो है वो होगा। तो चलिए इस बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका और महत्वपूर्ण जो चीज़ समझने वाली है इसमें, कि हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो CSCAF क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, CSCAF की पहल भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने का है। तो CSCAF का उद्देश्य निवेश सहित अपने कार्यों की योजना और कार्यान्वयन करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन जो अफेयर्स है, इसके तहत शहरों को जलवायु केंद्र CSCAF के कार्यान्वयन में MOHUA जो है का समर्थन कर रहा है। तो फ्रेमवर्क में 5 श्रेणी में 28 संकेतक है, जैसे कि ऊर्जा और हरित भवन, तो शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता, गतिशीलता, वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। तो इस प्रकार के कुछ जो है श्रेणियाँ, जो मैंने 5 श्रेणियों का नाम लिया। तो अगली जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब इसके बारे में आपको बात करूँ तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, नवीन जो हम लोग और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्थापना 1992 में इसकी हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है, सहायक कंपनी भारतीय सौर ऊर्जा निगम है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अगर हम विस्तृत जानकारी को लेकर अगर चर्चा करें तो हमें कुछ बिंदुओं पे बड़ा ही जो गौर करना होगा। देखिए, मंत्रालय के कार्यों और योजनाओं, कार्यक्रमों, संस्थानों एवं एजेंसियों के बारे में जो है इसमें सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ और इसके बारे में समझना है कि अभी हाल ही में इससे रिलेटेड बहुत सारे कानून भी आए थे, राइट। तो अगर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय भी इसको बोलते हैं, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी है, इतना इससे ज़्यादा वो डेप्थ में पूछेंगे भी नहीं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू समटाइम मेंशन इन द न्यूज रेफरेंस टू। थोड़ा सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया, यानी वन डाइवर्सन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। देखिए, वर्तमान मूल्य यानी PV भविष्य के पैसे या धारक का वर्तमान मूल्य है, राइट। नकदी प्रवाह वापसी की एक निर्दिष्ट दर दी गई है। भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट दी गई या फिर छूट दर और आर्थिक छूट दर भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य कम है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग काफ़ी डिटेल में अगर जाने तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक का टर्म है, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जो जितना जरूरी है। देखिए, वित्त में शुद्ध वर्तमान मूल्य अलग अलग समय पर होने वाली नकदी प्रवाही की एक श्रृंखला पर लागू होता है। नकदी प्रवाही का वर्तमान मूल्य अब और नकदी प्रवाही के बीच समय के अंतराल पर निर्भर करता है, या डिस्काउंट रेट पर भी निर्भर करता है। NPV पैसे के समय मूल्य के लिए ये जो है खाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इससे ज़्यादा हमें इनके बारे में जानकारी भी नहीं रखनी है। और अगली जो हमारी इसमें जानना है कि ये इस वन डाइवर्सन मैंने इसमें बोला, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाह रहा था। देखिए, वन डाइवर्सन क्या है। देखिए, सबसे पहले समझना है आपको
कि वाइल्ड लाइफ फर्स्ट के प्रवीण भार्गव ने बताया कि वन भूमि के डाइवर्जन का मतलब है कि सीधा प्रायवश और कॉरिडोर की क्षति। इससे नए वन किनारों का निर्माण हो रहा है। टुकड़ों में वन क्षेत्र का मतलब है खतरा। तो वन क्षेत्रों के भीतर सड़क का जाना शिकार या वन्य जीवों के संघर्ष के खतरे के कई गुना बढ़ा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ तो आपने देखा। वहीं क्लाइमेट चेंज आपको ऑलरेडी मालूम है, आपने बहुत बारी पढ़ी भी होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, एक वैश्विक चुनौती है जलवायु परिवर्तन, राइट। तो जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांटकर किया जाता है। तो जलवायु के दशाओं में यह बदलाव जो है प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, एक मुद्दा है। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैस वातावरण में छोड़ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन कहते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है। तो ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जो है कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इस बड़ी संख्या में पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका जितने क्षेत्रफल में पेड़ लगाने से कार्बन उत्सर्जन को 2/3 तक कम किया जा सकता है। धरती पे इतनी जगह है। तो मौसम इंसानी जिंदगी के सबसे अहम हिस्सों में से एक है, आपको जानना भी होगा। तो ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन आपको मैंने बता दिया जलवायु परिवर्तन क्या है। अब यहाँ पे बात आती है कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल। ये चीज़ आपको ऑलरेडी नॉलेज है, राइट। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर वैक्सीन बनता है तो उसको ट्रायल किया जाता है। उसके पहले अलग अलग जीवों पर किया जाता है, जैसे कभी कभी चूहों पर किया जाता है। मानव ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये चीज़ आपका ध्यान आपको जो है देना है। अगला जो है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर रूपरेखा है। इस बारे में थोड़ा समझते हैं, राइट। तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का जो है अगर हम बात करें के समाधान पर रूपरेखा को लेकर अगर हम डिस्कस करें, तो देश के अग्रणी बैंकों ने, ये चीज़ आपको समझना है। ये जो टर्म यूज हुआ था वो यूज हुआ था बैंकों के जो है टर्म में, तो बैंक के संदर्भ में। तो देश के अग्रणी बैंकों ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान से संबंधित योजना तैयार करने हेतु संघ के मुख्य जो ऋणदाता बैंक को शक्ति प्रदान करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार दिवालियापन कार्यवाही शुरू होने से पहले योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। एनपीए की समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा कदम है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये सर एनपीए क्या है? देखिए, मैं अगर एनपीए की बात करूँ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, राइट। अगर हम इसको हिंदी में अगर हम काफ़ी अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, अगर एनपीए को लेकर आप अगर यहाँ पे समझेंगे तो एनपीए सरल शब्दों में कहे तो जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है। जब वो आदमी बैंक को पैसे इंटरेस्ट चुकाने में कामयाब हो जाता है तो बैंक उस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन करार देती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है। और अगला जो है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स अफेक्टेड एरिया नॉट करेक्टली मेजर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में ट्रॉपिकल स्टॉर्म प्रभावित क्षेत्र सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इस बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। आपको 2 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको सोचिए आंसर। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी यानी हागिबिस इंडोनेशिया, राइट। हागिबिस इंडोनेशिया। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है यानी उष्णकटिबंधीय तूफान। देखिए, सबसे पहले समझिए कि उष्णकटिबंधीय तूफान है क्या। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं, राइट। तो इसी से संबंधित अभी जो न्यूज़ आई थी वो आई थी किसको लेकर? वो आई थी उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल के ऊपर आई थी 4 जून 2020 को। देखिए, उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल जो मैक्सिको में लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे अंतर्देशीय भागों की ओर बढ़ रहा है, जिससे दक्षिणी मैक्सिको तथा अमेरिका के कुछ हिस्सों को प्रभावित होने की संभावना है। ये समझिए बात को, राइट। और इसकी जो विशेषताएं हैं, तूफान की अवस्थिति मैक्सिको से 15 मील की दूरी पर है। वायु की सामान्य गति कितनी है? 50 मील प्रति घंटे। तो वर्षा की संभावना कितनी है? 25 से 50 सेंटीमीटर तक। ये चीज़ आपको ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चक्रवर्ती उष्णकटिबंधीय चक्रवर्ती चक्रवातों का जो मार्ग है, सॉरी फॉर दैट, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा प्रारंभ से में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूर्णन करती है। लेकिन लगभग 20 जो है डिग्री
अक्षांश पर यह चक्रवात कोरिओलियस बल के प्रभाव के कारण दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा लगभग 25 डिग्री अक्षांश पर इनकी दिशा उत्तर पूर्व ही हो जाती है। तो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पछुआ यानी जिसको हम बोलते हैं पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण इनकी दिशा पूर्व की हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम क्या है? देखिए, हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतर क्या जो है हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस है, मेन डिफरेंस अंतर क्या है? देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा से प्राप्त करते हैं, जबकि बहिरुष्ण चक्रवात अपनी ऊर्जा दो भिन्न वायु राशियों के क्षैतिज तापीय अंतर से प्राप्त करते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की अधिकतम गति पृथ्वी की सतह के निकट, जबकि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्षोभ सीमा के पास सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्णकोर क्षोभ मंडल में, जबकि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उष्णकोर समताप मंडल में तथा शीत कोर क्षोभ मंडल में पाई जाती है। वहीं उष्णकोर में वायु अपने आसपास की वायु से अधिक गर्म होती है, अतः निम्न दाब केंद्र बनने के कारण वायु तेजी से इस केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। वहीं हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। आप थोड़ा जानते हैं, क्रिस्टोबल मैक्सिको की खाड़ी मैंने बता दिया, और हैसन जापान को थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने बात की नोट करेक्टली मैच्ड, राइट। ये देखिए, मैंने क्रिस्टोबल के बारे में डिस्कस कर लिया, हैसन जापान को लेकर थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, राइट, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अभी क्या है कि हाल ही में 7 सितंबर 2020 की बात है, ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान देना। 7 सितंबर 2020 की बात है, उसी दिन की। तो जापान में हैसन तूफान से लाखों लोग बेघर हो गए थे। जापान को रविवार जो उस दिन था, उस दिन आए भयंकर तूफान हैसन के कारण उसके पश्चिमी तट पर बसे उपनगरों में लाखों निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और था। तो ये तूफान समुद्री तट पर तेज हवाओं के साथ घुसा और इससे सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली गुल होने से करीब 5 लाख लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। तो इससे पूर्व जो है मौसम विभाग ने तेज हवाओं के प्रचंड लहरों से बाढ़ की आशंका बताई थी और अधिकृत जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक लोगों को चोट भी आई थी। तो इस तूफान हैसन ने पश्चिमी द्वीप के क्यूस, देखिए याद रखिएगा, क्यूसू ऊर्जा केंद्र पर जैसे ही दस्तक दी, क्षेत्र में उड़ानें और ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। तो इस पर मौके की नजाकत को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में 7 प्रांतों को खाली करने तथा 18 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। वहीं अगला जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अम्फान जो है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे भारत को लेकर। देखिए, अम्फान महाचक्रवात जो है ये वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ एक मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके कारण पूर्वी भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी खतरा है। तो ये 2020 के उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और 1999 में आए ओडिशा चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में पहला महाचक्रवाती तूफान है, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर और जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे उसकी दौरा भी करने गए थे। देखिए, 13 मई के दौरान भारत के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का दक्षिण पूर्व में लगभग 1020 किलोमीटर दूर बंगाल के दक्षिणी पूर्व खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र विकसित हुआ है। 16 मई के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उड़ीसा के पाराद्वीप के दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर निम्न दबाव का क्षेत्र परिणाम स्वरूप विकसित हो गया है। इसे BOB 01 के रूप में नामित किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना है। और चक्रवात के कारण हुए नुकसान का आकलन अगर हम करते हैं, बेसवार हताहतों की सूची के रूप देखते हैं तो बांग्लादेश में 20 संख्या थी, भारत में कितनी है 71 है, श्रीलंका में 5 है, तो कुल 103 लोग जो है इससे हताहत हुए हैं। ये चीज़ आपने देखा। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग चलेंगे आगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है, देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत के हीरे और हीरे के खानों का बारे में विस्तृत चर्चा की है? तो आप थोड़ा सोचिए, इसका आंसर आप बताइए। इसका ऑप्शन होगा ये, फ्रैंकोइस फ्रांसिस बार्नियर भी इसको बोला जाता है। लेकिन हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, इनका जो आंसर है, ये चीज़ ध्यान देना है, जो कि वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर एलेबोरेटली डिस्कस अबाउट डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया, राइट। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, सॉरी फॉर दैट, इसका आंसर क्या होगा,
जो है बी होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीन बैप्टिस्ट टर्मेनियर के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, लेकिन इसके पहले मैं ये सोच रहा था फ्रांसिस बार्नियर के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दूँ। चलिए देखिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए फ्रांसिस बार्नियर फ्रांस का निवासी था। वह एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में 1656 ईस्वी भारत के आसपास भारत आया था, और वो 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। जन्म 1625 फ्रांस में हुआ था, मृत्यु 22 सितंबर 1688 को हुआ था। राष्ट्रीयता इसकी फ्रांसीसी थी, और ये जो है व्यवसाय से फिजिशियन था, ये भौतिकवादी जिसको आप बोल सकते हैं, राइट। तो फ्रांसिस बार्नियर जो है यहाँ पे जब वो आया था, तो जो अब अगर मैं बात करूँ, प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा लड़का जो था, दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। बाद में एक मुगल अमीर दानिशमंद खान के पास कार्य किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वहीं अगला जो अगर हम जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनेरियर की बात करें, तो देखिए जीन बैप्टिस्ट जो है, बैप्टिस्ट ट्रैवनेरियर एक 17वीं शताब्दी का फ्रांसीस मनी व्यापारी और यात्री था। टेवरनियर एक निजी व्यक्ति और व्यापारी अपने स्वयं के खर्च पर यात्रा करते थे, और अपने स्वयं के खाते से कवर किया जाता था उनका। तो 1630 और 1668 के बीच फारस और भारत के लिए 6 यात्राएं करने में 60,000 लोगों के जो है 60,000 लीग उन्होंने ये की थी। लेकिन मैं बता दूं, जन्म उनका 1605 पेरिस फ्रांस में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1689 में जुलाई में मॉस्को रूस में। और वो एक जो है कार्टोग्राफर थे, मॉडल थे, मर्चेंट यानी व्यापारी थे। उनके भाई जो थे मेल्कियर ट्रैवनेरियर थे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं लेना है, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो आप कुछ बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम में इनके बारे में काफ़ी डिटेल दी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें अगली जीन डी थेवेनॉट को लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको लेकर अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ज्ञात हो। तो जब जीन डी थेवेनॉट की बात करते हैं, तो जीन डी थेवेनॉट और अबे बर्थिल कार्य को लेकर उतनी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। मैंने बहुत सारे बुक्स में भी इनके बारे में नहीं पढ़ा, उतना होंगी कोई बुक्स में, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये इतना कंफर्म है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम में अगर हम पढ़ें, साथ ही साथ अगर हम अलग अलग बुक्स बिपिन चंद्रा का पढ़ें, रामचंद्र गुहा का पढ़ें, एनसीईआरटीज़ पढ़ें, जो तमिलनाडु का बुक पढ़ें, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी का मैंने बताया, उसमें कहीं भी इनका नाम नहीं दिया है, और ये इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही काफ़ी है। तो चलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं।